चलिए, सो बेटा चैप्टर नंबर 20। देखिए, अच्छा ये रहेगा कि अगर आपने चैप्टर 6 पहले कर लिया हो तो चैप्टर 20 किया जाए, क्योंकि कुछ उसके भी बेसिक्स यहाँ पर यूज होंगे। इन केस आपने चैप्टर 6 पहले नहीं किया हुआ है तो कहीं कहीं पर आप फंस सकते हैं, बट आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आपको ज्यादा परेशानी ना आए। बट हाईली एडवाइजेबल कि पहले चैप्टर 6 कर लिया जाए तो फिर चैप्टर 20 किया जाए। आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल एडजस्टमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। आपको याद रखना है कि ये चैप्टर मेनली रिवॉल्व करेगा अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हमारा जो पहला टॉपिक भी है इस चैप्टर का, आप देख सकते हैं, वो है एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब बेटा, किस प्रकार की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर। हमने पहला टॉपिक आपको लिखा, क्या क्या तरीके हैं बीओपी प्रॉब्लम को करेक्ट करने के। देखिए, यूजुअली बीओपी प्रॉब्लम तब होती है जब यू आर फेसिंग अ डेफिसिट। सरप्लस की अपनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन सरप्लस की प्रॉब्लम उतनी गंभीर नहीं है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो गंभीर रहेंगे, जो सीरियस रहेंगी, वो रहेंगी व्हेन यू आर फेसिंग अ डेफिसिट। तो अब हमें यह बताया गया कि दो तरीके हैं बेटा आपको आपकी बीओपी प्रॉब्लम से जूझने के, बीओपी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के। एक है डू नथिंग, लेट द ऑटोमेटिक फोर्सेस ऑफ मार्केट डू देयर वर्क। दूसरा है कुछ अपनी पॉलिसी मेकिंग बनाइए, कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाइए जिससे यू कैन पुल योर सेल्फ आउट ऑफ दैट ट्रबल। तो हम दोनों के ही बारे में बात करेंगे मेरे बच्चों, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है ये अगर आप मैक्रो के बेसिक्स को साथ रख के इसको ले। तो आइए अब मैं शुरू करता हूं आपका एक टॉपिक। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्राइसेस। वेल गाइस, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, डोंट यू थिंक मैंने चैप्टर 6 में आपको ये पढ़ाया था एज रियल एक्सचेंज रेट। आइए रियल एक्सचेंज रेट पर थोड़ी बात और कर लेते हैं, बिकॉज आपको ये समझाना जरूरी है। जब हम रियल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर ईपीएफ अपॉन पी। हमने आपको लास्ट क्लास चैप्टर 6 में भी बताया था मेरे बच्चों, अगर ई बढ़ता है यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ रही है। बच्चा कहता है इसका मतलब, सपोज $1 80 का था, वो $1 अब ₹82 का हो गया है। इन अदर वर्ड्स, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी अगर ई बढ़ेगा तो। क्या ये मैं मानूं कि अगर ई बढ़ेगा तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा? क्या कहना है, क्या ऐसा होगा? बिकॉज डोंट यू थिंक अब गोरे को आपसे सामान खरीदना थोड़ा सरल हो जाएगा। पहले गोरे को $1 में ₹80 का सामान मिल रहा था, अब गोरा $1 ही पे करेगा, बट इज गोना गेट ₹82 वर्थ ऑफ स्टफ। तो डोंट यू थिंक उसके लिए अच्छा हो जाएगा, तो वो आपसे ज्यादा सामान खरीदेगा। तो अगर वो ज्यादा सामान खरीदेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपका नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बोले यहां तक क्लियर सबको ये बात? ऑल गुड। चले, अब अगर मैं आपसे बोलूं पीएफ बढ़ जाए, पीएफ बढ़ जाए तो भी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन गुड्स आपके महंगे हो गए तो आपके अपने डोमेस्टिक गुड्स कंपेटिटिव हो जाएंगे ज्यादा। प्राइस यानी डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस ये कम हो जाएगा तो भी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अगर चैप्टर 6 किया तो डेफिनेटली करी होगी, नहीं भी किया तो अब नोटिस करिए मेरे बेटा। ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तब भी आर बढ़ रहा है, पीएफ बढ़ेगा तब भी आर बढ़ रहा है, पी डाउन होगा डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस तब भी आर बढ़ रहा है। और नोटिस क्या करना है राजे, आर बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, यस और नो? और मेरे बच्चों, अगर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है और आर बढ़ने से नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, इसको एक टर्म देते हैं मेरे बच्चों, इसको कहते हैं रियल डेप्रिसिएशन। क्या टर्म देते हैं बेटा? रियल डेप्रिसिएशन। एंड व्हाई वी शुड बी कॉलिंग इट एज अ रियल डेप्रिसिएशन? देखो, खाली अगर इसको देखो आप, खाली मैं इसको अगर हाईलाइट कर दूं तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपकी बड़ी, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई एंड ऑल, इसको आप सिर्फ क्या बोलोगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि सिर्फ करेंसी रेट में फर्क आया है। बट इट वोंट गारंटी यू कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। बच्चा कहता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका $1 80 से 82 का हो गया, ध्यान से समझना। और गोरा ना आपसे कुछ वो कैंडीज खरीदता था, एक कैंडी ₹1 की थी। तो गोरे को पहले, ध्यान से समझना, गोरे को पहले $1 में कितनी कैंडीज मिल जाती थी? 80। अब अगर प्राइस सेम रहे कैंडीज का तो गोरे को $1 में 82 कैंडीज मिल जाएगी, गोरा विल बी मोर देन हैप्पी और वो आपसे माल उठाएगा। लेकिन व्हाट इफ कैंडीज भी महंगी हो गई, कैंडीज अब ₹1 की नहीं है, कैंडीज ₹1 समथिंग हो गई, तब डोंट यू थिंक उतना इफेक्ट नहीं आएगा? इट विल नाउ ऑल डिपेंड अपॉन कितना प्राइस बढ़ा है। हो सकता है प्राइस डबल हो गया हो, प्राइस ₹2 हो गया होगा कैंडी का, तो अब तो इवन इफ वो $1 ₹82 की भी आप बात रखो,
उसको तो 41 कैंडीज मिलेंगी। तो आपको ये खाली करेंसी का टूटना, करेंसी की डेप्रिसिएशन विल नॉट गारंटी कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर आपने ऐसे लिख क्यों दिया उधर? मैंने सिर्फ तब इस बेसिस पर लिख दिया अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन इफ नॉट, अगर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट ना हो तो ये गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात ना करके रियल डेप्रिसिएशन की बात करूं, देन आई एम डैम श्योर कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर ये पूरा पूरा ही बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी ये दोनों कांस्टेंट है। समझो मेरी बात। और अगर कांस्टेंट नहीं भी है तो ये ज्यादा बढ़ रहा होगा, ये कम बढ़ रहा होगा, तभी तो आर बढ़ा है ना मेरा बच्चा। सो गेट दिस थिंग, मतलब प्रॉपरली अपने दिमाग में घुसा लो। रियल डेप्रिसिएशन रियल एक्सचेंज रेट को बोलते हैं, और रियल डेप्रिसिएशन डेफिनेटली विल मेक श्योर कि अगर वो बढ़ेगी या होगी तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। इट्स नॉट द करेंसी डेप्रिसिएशन अलोन, जिसमें आप खाली एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात करते हो। अभी हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर कर दिया, सारा पढ़ाऊंगा आपको, मेरे साथ आप पढ़ते जाना, जो भी डाउट है क्लियर करते जाना। पहले बताओ ये बेसिक समझ आ गया? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज ऑनलाइन काफी सारे जनता आई हुई है, तो मैं आराम से चलूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को डाउट सबसे क्लियर करके चलना चाहिए। बताइए मेरे बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताएं, एल्स मैं आगे बढ़ रहा हूँ। काफी सारे बच्चे हैं तो मैं आराम से, आई टेक टाइम, नो प्रॉब्लम। सबको समझ आना चाहिए। चलूं आगे? डाउट नहीं है तो भी नोट दे दीजिए बेटा, डाउट है तो सवाल अपना टाइप कर दीजिए प्लीज। या कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ ऑफ व्हाट हैज बीन कवर्ड, आई गॉट अ लिटिल लेट। शिविका नथिंग मेरा बच्चा, अभी तक मैंने सिर्फ रियल एक्सचेंज रेट के बारे में ही बात करी है, जो चैप्टर 6 में शिविका ने सीख ली थी मेरे साथ मेरे बच्चे। सो नथिंग मच हैज बीन मिस बाय यू। चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज नोटिस करना मेरे बच्चों, चैप्टर 6 में ना आपने सब कॉशियसली ही कह सकते हैं, प्राइसेस को कांस्टेंट ही रखा था। पीएफ की कोई बात नहीं हुई थी, ना पी की कोई बात हुई थी। आपने तब प्राइसेस को कांस्टेंट रख दिया था मेरे बच्चे। प्राइसेस वर कांस्टेंट, ठीक है, नॉट एनी मोर। अब हम प्राइसेस के चेंज को भी कंसीडर करेंगे। इनफैक्ट प्राइस के चेंज को ही कंसीडर करने पर ये पूरा चैप्टर आपका ऑलमोस्ट जाने वाला है। फॉर नाउ, अब जो मैंने टॉपिक लिखा है, हाउ डज अ चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स एडी, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, मैं ई को और पीएफ को अभी कांस्टेंट ले रहा हूं। यानी अब मैं, आई एम नॉट, माय फोकस इज नॉट नाइदर ऑन नॉमिनल एक्सचेंज रेट नॉर ऑफ प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। मेरा अब का फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स पर। ठीक है। सो चैप्टर 6 में सिर्फ ई के चेंज की बात हो रही थी, पीएफ और पी को कांस्टेंट रखा था। अब हम प्राइसेस चेंज होने की बात करेंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई एम ओनली टॉक, आई एम गोना ओनली टॉक अबाउट चेंज इन डोमेस्टिक प्राइस। I'm not going to talk anything about E or PF. In other words, E or PF इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कांस्टेंट है। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? आइए अब समझते हैं प्राइस। प्लीज फोकस, ध्यान लगाएंगे सब लोग। अगर मैं आपसे बोलूं आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसी इकोनॉमी में अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, ऊपर देखना बच्चे, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डोंट यू थिंक कंजम्पशन कम हो जाएगी? बताइए क्यों कम हो जाएगी? प्राइस बढ़ने पे कंजम्पशन क्यों कम हो जाएगी? कैन यू टेल मी? गुड्स महंगे हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी कंजम्पशन के तौर पे। भाई मेरी मेरी जो परचेसिंग पावर है एज अ हाउस होल्ड वो कम हो जाएगी प्राइस बढ़ने पे, तो मैं कंजम्पशन कम करूंगा। अब यहां पर एक मैक्रो का प्रिंसिपल लगा रहा हूं, आई होप आपको याद हो। आपको नहीं लगता अगर प्राइस बढ़ेंगे तो एम बाई पी वो कम हो जाएगा, एल एम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, आर ओ आई बढ़ जाएगी, आर ओ आई बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सो यहां पर सी भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी कम है, डोंट यू थिंक एडी कम हो जाएगी? यू हैव टू गेट योर एक्स टुगेदर हियर। प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, बिकॉज हाउस होल्ड्स की परचेसिंग पावर इज गोना गो डाउन। नॉट ओनली दैट, प्राइस अगर बढ़ेगा तो रियल बैलेंस विच इज एम बाय पी दैट्स गोना फॉल। एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता था इससे। गो बैक टू द बेसिक्स। आरओआई बढ़ जाएगा, आरओआई बढ़ेगा तो भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इनफैक्ट आरओआई बढ़ने से कंजम्पशन भी और कम हो जाएगी, बिकॉज पीपल वुड टेंड टू सेव मोर देन। आप ये बताइए, जब क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और प्राइस बढ़ता है, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि प्राइस बढ़ने पर एडी कम हो जाएगी? यस और नो? और मैं आई एम गिविंग यू द प्रूफ एज वेल। हाउ डिड आरओआई इंक्रीज?
शिविका जी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो एम बाई पी कम हो जाएगा, बिकॉज प्राइस इज डिनोमिनेटर, और एम बाई पी कम होने का मतलब होता है रियल बैलेंस कम होना। और अगर रियल बैलेंस कम होगा शिविका जी, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आई एस एल एम विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, एंड यू कैन विजुलाइज अगर एल एम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा आई एस एल एम के पैनल पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोना इंक्रीज। आई होप क्लियर शिविका जी, या शुड आई ड्रॉ दिस फॉर यू? एम बाई पी इज रियल बैलेंस जी। ठीक है, क्लियर, ओके परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करते हैं, अगर यही प्राइस ओपन इकोनॉमी में बढ़ जाता तो क्या होता? बच्चा कहता है इसका क्या मतलब है? मतलब तो हम सिखाएंगे आपको। सर ओपन इकोनॉमी में बढ़ जाता, हाँ, अगर ओपन इकोनॉमी में बढ़ जाए प्राइस तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। बच्चा कहता है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है? एक बात बताओ, अगर आपके गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो डोंट यू थिंक आपके जो डोमेस्टिक गुड्स हैं दे विल बिकम लेस कंपेटिटिव, है ना? गोरे कहेंगे भाई ये तो बहुत महंगा बेचते हैं, हमें नहीं लेना। क्वालिटी वालिटी कैन वेट भाई, मगर प्राइस अगर बहुत महंगा रखोगे और उसको बेटर ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो आपसे माल क्यों उठाएगा? तो अगर आपके प्राइस बढ़े तो आपकी जो डोमेस्टिक गुड्स है वो कंपेटिटिवनेस उनकी कम हो जाने वाली है इंटरनेशनल मार्केट में। एज अ रिजल्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, एज अ रिजल्ट नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। नाउ डोंट यू थिंक मेरे बच्चों, सी कम, आई कम, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, एनएक्स भी कम, तो डोंट यू थिंक एडी और ज्यादा प्लंज करेगा, एडी और ज्यादा कम हो जाएगा। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी सेज कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी ही होगी, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में ड्यू टू सी और आई होगी, और ओपन इकोनॉमी में ड्यू टू सी, आई एंड नेट एक्सपोर्ट्स होगी। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, काफी सारे बच्चे आज ऑनलाइन हैं, तो आई एम गोना गो स्लो, आराम से चलते हैं जी। आप पहले दिमाग में पूरा भर लीजिए, अभी हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ेंगे साथ। कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं प्लीज। ऑल गुड? चले, कैन यू प्लीज रिपीट ओपन? या श्योर राजवीर जी, व्हाई नॉट राजवीर जी? तो राजवीर जी कह रहे हैं कि देखो क्लोज वाला तो मेरे को समझ आ गया, ओपन का दोबारा समझाओ। तो राजवीर जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी इकोनॉमी ओपन है और आपके इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपके डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो जाते हैं, तो डोंट यू थिंक आपके डोमेस्टिक गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिवनेस अपनी खो देंगे? दे विल नॉट बी दैट अट्रैक्टिव एनी मोर, क्योंकि महंगे मिल रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। लेट लेट मी गो लाइक दैट, आपका माल ज्यादा नहीं बिकेगा। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा तो वैसे ही देख लीजिए नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। आई थिंक राजवीर को ये चीज हिट कर गई कि इंपोर्ट क्यों बढ़ाना लिख दिया सर ने। मैं लिखना चाहता हूं नेट एक्सपोर्ट्स कम हो गया, वैसे इंपोर्ट भी बढ़ेगा। रीजन क्योंकि अगर मेरे देश के जो प्रोड्यूसर है, मेरे देश के जो कंज्यूमर है, उनको अगर यहाँ पे गुड्स महंगे मिल रहे हैं तो वो फिर बाहर से इंपोर्ट भी करें। क्लियर राजवीर जी? मुझे लगा शायद वो चीज अटक गई राजवीर जी के लिए। आई होप क्लियर, या? चलिए आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। उससे पहले आप लोगों से विनती है, जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया है एक बारी मेरे साथ पढ़ना शुरू करें, बिकॉज ये ना थोड़ा एनालिटिकल है ये चैप्टर। मैं नहीं चाह रहा कि आप अपने से पढ़ो, मैं चाह रहा हूं मेरे साथ ही पढ़ के खत्म करो। तो एक बारी ओपन कर लीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट। ये पढ़ लेंगे फिर रीडिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं, रीडिंग्स को बहुत अच्छे से रिफाइन करके बनाया हुआ मैंने। सो फर्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। Adjustment to a BOP problem can be achieved in two ways: to change economic policy or to do automatic adjustment। या तो अपनी पॉलिसी चेंज करो या ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेगी आपकी मार्केट, जिसके बारे में भी बात करेंगे हम। द रोल ऑफ प्राइसेस इन एन ओपन इकोनॉमी। रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला लिख दिया, वेयर इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पीएफ इज द फॉरेन प्राइस लेवल एंड पी इज द डोमेस्टिक प्राइस। ठीक है। इन चैप्टर 6 वी अज्यूम दैट प्राइस लेवल वाज कांस्टेंट। अभी हमने कहा ना कि चैप्टर 6 में पीएफ पी की बात ही नहीं हो रही थी। Not anymore, but for time being we will assume exchange rate and foreign prices to be given। और मैंने भी अभी आपको बोला ना कि सिर्फ मेरे इस एनालिसिस के लिए अभी के लिए आप ई और पीएफ को कांस्टेंट मान लो। आगे कहते हैं, हाउ डज द ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी अफेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर्व। पढ़ते हैं। इन द क्लोज्ड इकोनॉमी a higher price implies lower real balances, higher interest and lower spending। तो मैंने वो फ्लो चार्ट आपको बना के दे दिया, प्राइस बढ़ा, एमएस गिरा, आरओआई बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ, एडी कम हुआ। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जिसके हल्की सी मैंने जिक्र भी छेड़ा था कि अगर आरओआई बढ़ेगा तो एज अ हाउस होल्ड में सेव ज्यादा करूंगा,
क्योंकि मुझे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ब्याज अच्छा मिल रहा है, और अगर मैं इनकम तो कुड आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव, तो मैं सेविंग ज्यादा करूंगा तो मेरी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। In an open economy with a fixed exchange rate, an increase in the price level reduces demand for an additional reason. An increase in our prices makes our good less competitive with foreign produced goods, and thus reducing exports. तो अगेन प्राइस बढ़ेगा, एमएस कम होगा, आरओआई बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगी, कंजम्पशन घटेगी, नेट एक्सपोर्ट घटेगा दिस टाइम अराउंड, और साथ में एडीबी घट जाएगा। आर वी क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा। अब कहते हैं इन द फॉलोइंग फिगर वी शो द डाउनवर्ड स्लोपिंग शेड्यूल फॉर आर गुड्स एडी। आइए बात करते हैं इस बारे में। अब यहां से खेल थोड़ा सा ट्रिकी होएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, आई शुड से। मेरे को ना पूरा ये जगह चाहिए होगी, बिकॉज आई रियली वांट टू हैव अ गुड डायग्राम फॉर यू। चलो नीचे बना लेते हैं, आई थिंक वी कैन मैनेज। सबसे पहले गाइस ध्यान लगाएंगे, आई हैव दिस एडी, एडी कर्व। यहां पर ले रहा हूं प्राइस, यहां पर ले रहा हूं आउटपुट। अब कई बच्चे ना जिनका मैक्रो का बेस कमजोर है, वो शुरू से ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैक्रो में, क्योंकि मैक्रो पढ़ना एक आर्ट है। मैक्रो अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, आप 2 घंटे में रिवाइज करके फेंक सकते हो, रटने गए तो फंस जाओगे। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर हमने तो आज तक ऐसे एडी बनाया था। अरे भाई, जो तूने ऐसे एडी बनाया था वो इनकम के साथ था भाई, यहाँ इनकम लेता था, यहाँ एडी लेता था। इनकम बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी, यहाँ प्राइस के साथ है मेरे भाई। अगर प्राइस कम होगा तो एक इंडिविजुअल भी डिमांड बढ़ाएगा और पूरी इकोनॉमी भी डिमांड बढ़ाएगी। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अभी जो तू हाँ हाँ करके आ रहा है, उसमें क्रक्स क्या है, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, तो फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो रहेगा रिलेशन, एडी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब एडी को वो यहां लिख रहा है ए प्लस एन एक्स। ये ना सेम टू में सिखाते हैं हम बच्चों को ये कैसे बनता है। इनकेस आपको ये ना याद हो, मैं फिर भी डिटेलिंग लिख देता हूं। ए होता है सी प्लस आई प्लस जी, और एन एक्स तो आपको पता ही है। ये याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी भाई आपकी क्लैरिटी मेरे लिए पैरामाउंट है। अब दो ऑप्शन है, अगर आपको ये याद नहीं है कि ए प्लस एन एक्स कैसे बना। एक तरीका है, मेरे से सेम टू की वीडियो ले लो, फाइनेंशियल मार्केट की चैप्टर नंबर 4 ब्लैंक चार्ट। एक तरीका है, मैं अभी 5 मिनट लगा के इसको दोबारा खोल दूं, बताओ क्या करना है, ये आपको आता है, कर दूं? चलो करके दिखाते हैं आपको। अगेन इट हैज नो, वर्चुअली नो इंपॉर्टेंस इन योर एक्सप्लेनेशन, बट अगर ये टर्म अटक रही है, आपके सामने आ गई है, तो एज अ गुड स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू पुल इट ऑफ। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे बनी, करें तैयार? देखिए, और ये सेम टू की रीडिंग भी नहीं एक्सप्लेन करती, वो वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सपोज आपका आउटपुट बना, ओपन इकोनॉमी है, आपका कुछ आउटपुट डोमेस्टिकली बिकेगा और कुछ फॉरेन में बिकेगा, यस और नो? जो डोमेस्टिक में बिकेगा, इसको मैं वाई बोल रहा हूं, ये होता है सीडी, आईडी और जीडी। यहां पर डी को ध्यान से समझना, कंजम्पशन, सीडी का मतलब है कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, आईडी का मतलब है इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, और जीडी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। हाँ 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 हाँ, जी जी, वो एक बारी और फॉरेन हो गया एक्सपोर्ट्स, फॉरेन क्या हो गया, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और हमने चैप्टर 6 में भी सर बता रहे हैं कि लास्ट क्लास में किया था, एक बारी और कर लेते हैं जिनका मिस है, तो दोबारा समझ आ जाएगा। अब आपको पता है C इज इक्वल टू सी डी प्लस सी एफ, आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई एफ, जी इज इक्वल टू जी डी प्लस जी एफ, राइट? सर ये कैसे? अरे एज एन ओपन इकोनॉमी में एज अ हाउस होल्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को भी कंज्यूम कर सकता हूँ, फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स को भी कंज्यूम कर सकता हूँ। यहां पर सीडी की जगह लिख दिया सी माइनस सी एफ, आईडी की जगह लिख दिया आई माइनस आई एफ, जीडी की जगह लिख दिया जी माइनस जी एफ प्लस एक्सपोर्ट्स। ये हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स एक तरफ, सी एफ एक तरफ, आई एफ एक तरफ, जी एफ एक तरफ, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स, ये सारा का सारा इंपोर्ट्स। y हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इस सी प्लस आई प्लस जी को ए बोल रहा है वो। इज दैट क्लियर? बोलिए मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर? अगर डाउट है तो बताएं, उसमें आगे बढ़ रहा हूं। ए प्लस एन एक्स का मीनिंग समझाने की कोशिश है मेरी यहां पर। चलिए, वत्सल जी का तो टिक आ गया है, बाकी लोग भी बता दीजिए अगर क्लियर है तो। सर यूनिट 3, ये लास्ट यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है, रीडिंग्स में 100 पेज लगेंगे आपको पढ़ने में। आप कंसेप्चुअली सीख लीजिए, 2 घंटे में फेंकोगे साइड पूरी की पूरी यूनिट।
और कोई माई का लाल नहीं कर सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 2 घंटे में पूरी ये यूनिट फेंक दे। आप 2 घंटे में यूनिट साइड लगा दोगे। बस खेल कॉन्सेप्ट का है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे जीतना है इसको। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ई पॉइंट है। बोलो यहां तक एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम बना रहा हूं। अब मैं आपके लिए कुछ समस्याएं क्रिएट करूंगा। पहली समस्या, मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर है। अब मुझे बताइए आपका जो अब एडी और एस का इक्विलिब्रियम है, इज इट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और अंडर एम्प्लॉयमेंट? ये तो इतना आउटपुट दे रहा होगा, यानी आप अंडर एम्प्लॉयमेंट पर हो। कहां पर हो बेटा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब यहां से एक और कर्व लेंगे, इसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों है, सारा कुछ बताता हूं मैं आपको जी। अंडर, यस। अब मेरे साथ थोड़ा पढ़िए, पहले लास्ट की लाइन पढ़िए। We also have short run aggregate supply curve schedule AS and full employment level of output Y star। इसमें Y स्टार लिखा है क्योंकि रीडिंग Y स्टार लिख रही होगी, मैंने YE लिख दी है, एक ही बात है। आगे कहता है इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E at which we have unemployment। I think that makes sense। Yes, we have unemployment, no doubt about it। Next we look at the trade balance equilibrium schedule, that is net exports is equal to 0। अब यहां पर 2-4 क्वेश्चन आपके दिमाग जहन में आने चाहिए। पहला, सर नेट एक्सपोर्ट्स ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वेल मेरा बच्चा, प्राइस और नेट एक्सपोर्ट्स में इनवर्स रिलेशन है। एज यू हैव सीन हियर, प्राइस बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट्स घटेगा। इसलिए पहले सवाल का जवाब व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आई हैव गिवन टू यू। इनवर्स रिलेशन है इसका प्राइस के साथ। दूसरा सवाल, सर इसकी शेप ऐसे क्यों है? मैंने कहा मतलब कि सर ये एडी से स्टीपर क्यों है? आइए समझाते हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्राइस पर इतना नेट एक्सपोर्ट्स है और इतना एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि नेट एक्सपोर्ट तो एडी का कंपोनेंट है। अब अगर ध्यान दें, प्राइस घट गया तो आप बताइए किसकी डिमांड में ज्यादा फर्क आएगा? नेट एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा आई मीन, या डिमांड ज्यादा बढ़ेगी? सोच के देखिए। प्राइस कम होगा, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। प्राइस बढ़ेगा, अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स इज नॉट विजिबल। अच्छा जी, रुको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब देखो जी, विजिबल है? ठीक है, कि आपको पता है कि ओवरऑल अब विजिबल है सर? इसको डार्क कर दूं थोड़ा, ये लो। मेरे को लगा था दूसरा कलर लगा दूं ना तो सही रहता है। चलिए, अब विजिबल है सर? यप। सो बच्चे का पहला सवाल था नेट एक्सपोर्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे, क्योंकि प्राइस और नेट एक्सपोर्ट्स में इनवर्स रिलेशन है बाबू। सर ये एडी से टी पर कैसे है? वही बता रहा हूं। अगर एक गिवन प्राइस पर इतनी नेट एक्सपोर्ट्स थी और इतनी टोटल एग्रीगेट डिमांड थी, अब अगर प्राइस गिरेगा तो देखो नेट एक्सपोर्ट्स तो थोड़ी बढ़ेगी लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। व्हाई? बिकॉज प्राइस कम होने से सिर्फ नेट एक्सपोर्ट्स नहीं हिलेगा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स भी हिलेंगे और एज अ रिजल्ट एडी की डिमांड ज्यादा रहेगी। इसलिए है दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट एडी कर्व फ्लैटर है और नेट एक्सपोर्ट्स कर्व स्टीपर है। बोलो जी ये बात समझ आती है? बीच वाला हमारा मिडिल क्लास हो गया, ये अपना अपर क्लास हो गया। ये बात समझ आती है तो आगे बढ़ूं? बहुत सारे लोग इसमें भी गाइस, आई नीड योर नोट। इफ इट इज क्लियर देन ओनली वी कैन मूव। वो किस तरीके का? चलिए, रीत जी को समझ आ गया, आई होप बाकियों को भी समझ आ गया, वर्षा को भी आ गया। चलिए आगे पढ़ें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन दिस। An increase in our income raises imports and worsens the trade balance। क्यों? अगर तेरी इनकम बढ़ेगी तो मैंने चैप्टर 6 में एक टर्म सिखाया था, मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू इंपोर्ट। अगर इनकम बढ़ेगी तो तेरा इंपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट बढ़ते ही और वर्सन कर देगा ट्रेड बैलेंस। तो एक तरीके का पॉलिसी डायलेमा आ गया कि अगर मैं इनकम बढ़ाने गया तो ये और वर्सन हो सकता है क्योंकि मेरा इंपोर्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे पढ़े। An increase in our income raises imports and worsens the trade balance। To restore the trade balance equilibrium, domestic prices would have to be lower। This would make the home country more competitive, raise exports and reduce imports। Thus we show the trade balance equilibrium schedule as downward sloping। So basically what we are trying to convey here is कि आप इनकम बढ़ा के इस प्रॉब्लम को नहीं निकाल सकते, सही कर सकते। What you need to rather do is to reduce your prices। अगर प्राइस रिड्यूस हुए तो आप E1 पर आ जाएंगे एंड आई गेस दैट इज व्हाट यू वांट। यू वांट टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। आई एम अफ्रेड एट दिस E पॉइंट यू आर नॉट हैविंग दैट।
यहां तक आराम से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशंस बताएंगे, पांचों बेकार। पहले ही बता रहा हूं, पांचों बेकार। 5 सॉल्यूशन, पांचों बेकार। हाँ, आपकी रीडिंग के हिसाब से है, मैं अपने कोई ऐड ऑन नहीं कर रहा उसमें। यहां तक क्लियर सबको? बताइए, प्रॉब्लम समझ आ गई? पहले ऐसा डॉक्टर बीमारी समझिए, फिर इलाज करेंगे। बोलो जी, क्लियर है ये? बढ़ू आगे? बोलो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो कहता है फाइनेंसिंग एंड एडजस्टमेंट। भाई इस प्रॉब्लम से कैसे निपटारा करें सर? निपटारा बताओ सर। प्रॉब्लम तो आपने बता दी सर, सॉल्व क्या करें इस पे, कैसे दूरी करें इसको, अभी बताता हूं सर सारा। पढ़िए। कहता है एट पॉइंट ई हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ध्यान लगाएंगे गाइस। एट पॉइंट ई वी हैव अ ट्रेड डेफिसिट। व्हाई आई एम सेइंग ट्रेड डेफिसिट? बिकॉज आपकी डिमांड एक्चुअली में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बराबर वाले आउटपुट पर होनी चाहिए थी, तो आप बाहर उतना माल बेच पा नहीं रहे हो, इसलिए आपको ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? चैप्टर 6 में चलो बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स की मेनली बात करता था। ट्रेड डेफिसिट का मोटा मोटा मतलब ये है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। तो अब क्या क्या करें? वेल, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास अब यहां पर तरीके हैं। पहले ये बता दो, फिक्स एक्सचेंज रेट में ही काम कर रहे हैं ना? किस में काम कर रहे हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट। तो पहला तरीका पता है क्या है? ऊपर देखो सब। अगर तो तुम्हें ट्रेड डेफिसिट है, जो कि है, तो डोंट यू थिंक तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है मेरे दोस्त, तो बाहर की करेंसी चाहिए ही चाहिए हमें इन ऑर्डर टू पे। फॉर एग्जांपल डॉलर्स। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपका सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है ताकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहे? सप्लाई बढ़ा सकता है बार बार फॉरेन करेंसी, जो हमने चैप्टर 6 में भी सीखा था। भाई मेरे को इंपोर्ट करना है बाहर से, मेरे को डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स की डिमांड बढ़ गई, तो अगर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई गई तो मेरी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। तो मैं तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हूं, तो ऐसे में मेरा सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सप्लाई करेगा, सेल करेगा फॉरेन करेंसी फॉर इंडियन करेंसी। ध्यान से समझ रहे हैं बात? बोलो ये बात क्लियर है? तभी मैंने बोलता चैप्टर 6 का इसमें यूज होगा। इंपोर्ट ज्यादा है, मुझे डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स के लिए आई अप्रोच माई सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक सेल करेगा डॉलर्स। एंड इट हैज टू, बिकॉज तभी तो वो एक्सचेंज रेट को कांस्टेंट रख पाएगा। बोलो ये बात क्लियर? कमान गाइस, कमान कमान कमान। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इस इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए फॉरेन करेंसी को, स्टॉक को, रिजर्व्स को बार बार खाली करना पड़ेगा। भाई एक लेवल तक ही आप कर सकते हो खाली, एक लेवल के बाद आपका खजाना भी खाली हो जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएगा जी। फिर क्या करोगे आप? फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप। समझ गए ये बात? दूसरा तरीका, सर बाहर से लोन लेके पेमेंट कर लो। लोन। भाई साहब एक एग्जांपल देता हूं आपको। लोन की बात आप कर रहे हो। सर आपके पास ना एक बंदा आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसने बोला मेरे को 500 रुपए दे दो। और एक बंदा आया मर्सिडीज से उतरा, कहता आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट समवेयर, कैन यू प्लीज लेंड मी 500 बक्स। दोनों को कितने रुपए चाहिए? 500। आप किसको दोगे? मर्सिडीज वाले को दोगे, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलने हैं। अरे दूसरा देश जब आपको लोन देगा ना, पहले तो वो देखेगा तेरी रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, और जब वो देखेगा तू तो डेफिसिट में है, जब वो देखेगा कंसिस्टेंटली घाटे में है, कोई नहीं देगा लोन। डूबते जहाज पे कौन सवारी करेगा? और अगर उसने लोन दे दिया तो फिर वो तेरी सोवरनिटी पे अटैक करेगा। पाकिस्तान की शायद तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता, 80s में रशिया पे डिपेंडेंट रहे, फिर गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहे, फिर यूएसए पे डिपेंडेंट रहे, आज चाइना पे डिपेंडेंट है। सर जब आप दूसरे देश पे डिपेंडेंट होते हो पैसे के लिए, आप आपके देश की पॉलिसी खुद डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो सोवरनिटी पे खतरा आ जाएगा आपकी। आइए पढ़ते हैं। At point E, the home country has a trade deficit. What does a country with current account deficit like that do? In a fixed exchange rate system, it is possible for the central bank to use its reserve to finance temporary imbalances. कि यार चलो imbalance हो गया, अब चलो sell कर देते हैं foreign currency. Alternatively, a country experiencing BOP difficulties can borrow foreign currencies. चलो borrow कर लेते हैं. A current account deficit cannot be financed by borrowing from abroad without raising the question of how the borrowing will be repaid. Since problems may arise in repaying the foreign debt if borrowing is used to finance consumption spending. सामने वाले को अगर लगेगा कि यार ये बाहर से जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो कंजम्पशन गुड इंपोर्ट कर रहे हैं, इनके देश का कोई स्कोप नहीं है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट करके देश की तरक्की करेंगे, ये कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बाहर वाला भी लोन देने से कतराएगा कि भाई ये तो फिर रीपे कैसे करेंगे मेरे को।
तो कहता है बट मेंटेनिंग एंड फाइनेंसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इज डेफिनेटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे. The economy has to find some way of adjusting the deficit. It can happen automatically or through policy. अब हम आपको प्रोसेस सिखाएंगे कि अगर ऑटोमेटिकली करना है तो कैसे इस घाटे से दूर भागा जाएगा, और अगर पॉलिसी मेकिंग करनी है तो क्या होगा. पेपर में कोई भी आ सकता है. ठीक है, तो अब तक आपने प्रॉब्लम देख ली. प्रॉब्लम का फिक्स एक्सचेंज रेट के हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब भी समझ लिया कि क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशंस विल नाउ फॉलो. तो पहला तरीका क्या है, ऑटोमेटिकली लेट द मार्केट फोर्सेस हैंडल इट. दूसरा तरीका है आप अपनी कोई पॉलिसी मेकिंग लगाएं. एक एक करके हम इसको साफ करते हैं. पहला है अगर ऑटोमेटिकली इसको सॉर्ट करना हो. उसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई वो लोग ले लें, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं. यप यप. इस प्रॉब्लम को, इस ई को मैं E1 पे लाना चाह रहा हूं. कैसे लाऊंगा अभी दिखाता हूं मैं आपको, तरीके बताऊंगा अलग अलग. वो तो सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट का एक नैरो सेंस में हमने बता दिया कि आप कंसिस्टेंटली फिक्स एक्सचेंज रेट में हो, बीओपी डेफिसिट चल रहा है, तो डेफिसिट को टेम्परेरीली कैसे मैनेज कर सकते हो, सप्लाई करके फॉरेन करेंसी या लोन लेके. चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप. ये वाला कर लिया ना, हाँ ठीक है जी. जी ध्यान देंगे गाइस, क्योंकि अब मेन खेल अब शुरू होगा इस चैप्टर का. सो अब हम आपको सिखाएंगे ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट. तो लेट्स सी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, हाउ डज इट वर्क. जब मैं बात करूंगा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की मेरे बच्चों, तो मैं ना दो तरीके से बात करूंगा. पहली तरीका है एडी साइड से, फ्रॉम एडी साइड. ठीक है, क्योंकि एडीएस दोनों को चेंज करना है मेरा बच्चा. आइए पढ़ते हैं एडी साइड. कहते हैं व्हेन अ कंट्री रन्स अ बीओपी डेफिसिट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द सप्लाई एंड द सेंट्रल बैंक हैज टू सेल द डिफरेंस. ठीक है, व्हेन इट सेल्स फॉरेन एक्सचेंज एंड रिड्यूसेस डोमेस्टिक मनी सप्लाई, इट फॉलोज ओवर टाइम दैट एडी शेड्यूल विल बी शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड. बताता हूं मेरे बच्चों, एक बात बताओ, आपका डेफिसिट चल रहा है बीओपी में, यस और नो. ऊपर देखो बेटा. तो डोंट यू थिंक आपकी पेमेंट्स टू अब्रॉड आर ग्रेटर देन द रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, यस और नो. दिमाग लगाना जरा. इफ ऐसा रहेगा तो डोंट यू पीपल थिंक मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी सेंट्रल बैंक को दूंगा और सेंट्रल बैंक बदले में मेरे को डॉलर्स दे देगा. भाई मेरे को बाहर से सामान लेना है, मैं अपने सेंट्रल बैंक के पास गया कि ये पकड़ो 8 लाख रुपए, मेरे को 10,000 डॉलर्स दे दो. तो वो 8 लाख रुपए जो मेरे हैं वो सेंट्रल बैंक की तिजोरी में जमा हो गए. एंड डोंट यू पीपल थिंक फिर उसकी वजह से आपकी जो डोमेस्टिक मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी. इफ दैट हैपेंस तो एम बाई पी घट जाएगा, यस और नो. अब मेरे को एक बात बताओ, इससे एलएम कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. अब मजा लेना, देखो मैक्रो बेसिक्स आने चाहिए. आईएसएलएम ये मैंने पहले ही बना दिया एडी विथ प्राइस. ध्यान देना सब लोग, ये आई. ठीक है, अब मुझे बताओ जैसे ही आपका एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि प्राइस आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई है. प्राइस तो नहीं कम हुआ, क्या कम हुई है, मनी सप्लाई. एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, जैसे एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ आई बढ़ गया, आउटपुट कम हो गया. एडी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड because the whole thing which has taken place is not due to price. इसलिए अगर आप अब असाइनमेंट को पढ़े मेरी या रीडिंग को पढ़े आप, तो आप पाएंगे उसमें वो क्या लिख रहा है. वो उसमें लिख रहा है कि एज अ रिजल्ट एडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स. और ये सारा मैं सेम 3 में सिखा चुका हूं आपको एएसएडी मॉडल में फिशर के थ्रू. अगर आपने वो नहीं करा कोई बात नहीं, यहां से देखिए, आप दोबारा दिमाग लगाइए. डेफिसिट है, पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से, तो हमें डोमेस्टिक करेंसी सरेंडर करनी पड़ेगी सेंट्रल बैंक के पास. डॉलर्स के बदले में वो डॉलर हम बाहर पे करेंगे. हमारी इकोनॉमी की डोमेस्टिक मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. एज अ रिजल्ट एम बाई पी में एम अगर घटेगा तो एम बाई पी घट जाएगा. बेसिक्स ये कहता है जब भी रियल बैलेंस घटेगा तो एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अब अगर मैं डायग्रामेटिकली आईएसएलएम देखूं और एलएम को लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख रहा हूं, तो ब्याज बढ़ रहा है, आउटपुट कम हो रहा है. लेकिन लोअर पैनल में जो आप एडी बना रहे हो मेरा बच्चा, एडी क्या बताता है, प्राइस और आउटपुट का रिलेशन. विद पी आउटपुट वाज वाई, पी अभी भी पी है लेकिन आउटपुट क्या हो गया, y1. तो एडी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. और ये सारा प्रोसेस अभी एडीएस का ना, ये देखना मैं यहां से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूंगा, इसको यहां से एएस को राइट पर शिफ्ट करूंगा, सो दैट आपकी इकोनॉमी यहां पर आ जाए.
दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। लेकिन इट, अभी पहले सीख लो फिर मैं इसकी कमियां बताऊंगा आपको। जी देखो जी, अगर मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी दूंगा उसको तभी तो मेरे को डॉलर्स मिलेंगे। तो अगर मेरी डोमेस्टिक करेंसी मैंने सेंट्रल बैंक को दे दी तो सेंट्रल बैंक ने तो तिजोरी में बंद कर दिया, मेरी इकोनॉमी में से मनी की सर्कुलेशन हट गई। बोलो गाइस, यहां तक क्लियर? जो जो लोग घर से देख रहे हैं। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी अगले फेज पर पूरा पटक देंगे इसको मजे से। 10 मिनट में रिवाइज करके फेंकना पूरा चैप्टर 20, जो कि सो कॉल्ड काफी मुश्किल है। 10 मिनट, आई चैलेंज यू, 10 मिनट में रिवाइज करके फेंक देंगे हम इस चैप्टर को। बस कंसेप्ट पकड़ लो आप बढ़िया से। क्लियर? तो अब हम 10 मिनट के बाद आपके साथ रिज्वाइन करेंगे एंड फिर आगे की बातें करते हैं। अगली जो हमारा सेशन रहेगा दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर फिनिश कर देंगे हम उसमें।